नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये साल यानी 2023 आप कह सकते हैं मोदी जी के लिए, राहुल गांधी के लिए या पूरे विपक्ष के लिए एक अग्नि परीक्षा का साल है, क्योंकि इस बार 9 राज्यों में चुनाव होने और बहुत ही डिसाइसिव इलेक्शंस हैं, बहुत ही निर्णायक चुनाव हैं। आप कह सकते हैं कि 2023 की जो हार जीत होगी वो ये तय करेगी कि 2024 के सुपर फाइनल में किसकी स्थिति मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी, जो इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं, कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, क्या ये जो साल है उसका जो रास्ता है जिसमें कांटे हैं, ये कांटों का सफ़र पार करके क्या वो जीत का सेहरा 2024 में पहन सकते हैं, या फिर राहुल गांधी की वापसी हो रही, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो उनको सफलता मिली है उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस की, खासकर कांग्रेस रूल्ड स्टेट जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ स्थिति मजबूत है। कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने कांग्रेस जा रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या राहुल गांधी कुछ फेरबदल कर पाएंगे, कुछ गिनती ऊपर नीचे कर पाएंगे 2024 की? और अगर राहुल गांधी की बात है, विपक्ष की बात है, तो सवाल ये भी है जो मैं आज उसका जवाब आपको देने जा रहा हूँ कि ये जो भाई हैं दोनों, राहुल गांधी, वरुण गांधी, इनके बीच जो दीवार है, संजय गांधी, राजीव गांधी के टाइम की, इंदिरा गांधी के टाइम की, ये दीवार क्या कभी टूटेगी या और ऊपर उठती जाएगी? इस पर भी जवाब होगा जिसका आपको इंतज़ार होगा। और जो फैसले मोदी जी ने लिए हैं उस पर भी आज चर्चा होगी, क्योंकि आज हमारे साथ होंगे अशोक वानखेड़े टाइगर, और उनसे बेखौफ आवाज़ दिल से कह रहा हूँ, आज देश में कोई दूसरी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और सीधे चलते हैं वानखेड़े के साथ, पास चलते हैं, क्योंकि आज वाकई कुछ बहुत मुश्किल सवाल मैं उनसे करना चाह रहा हूँ। जवाब सुनिएगा आखिर तक, एक तस्वीर सामने आएगी कि 2023 में, इस साल में होने क्या जा रहा है। चलते हैं सीधे टाइगर के पास। गर्म होने जा रही है और जो सवाल हैं आपके दिलों में, जहन में कि होगा क्या, मोदी आ रहे हैं या जा रहे हैं, राहुल गांधी की किस्मत खुल सकती है 13-14 साल के सक्रिय करियर के बाद, या फिर वही हाल होगा जो 2019 में था, 14 में था। बहुत से सवाल हैं। सवाल तो मैं दो भाइयों की भी के बारे में करूंगा, राहुल और वरुण के बारे में। वो जो दीवार है वो क्यों नहीं टूट रही दोनों भाइयों के बीच में, उस पर भी बात होगी, क्योंकि आज ही राहुल गांधी ने आज वरुण गांधी पर बहुत कुछ बोला है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले नड्डा जी को एक्सटेंशन मिल गया है, राजनाथ पर कहीं ना कहीं मन नहीं बना पाए, हिम्मत नहीं कर पाए मोदी जी। बहरहाल कर्नाटक से शुरू करते हैं और पहला सवाल जो भाव आपसे है, पहला सवाल ये है कि कर्नाटक क्या अग्नि परीक्षा सिर्फ मोदी के लिए है, या कर्नाटक अग्नि परीक्षा राहुल गांधी के लिए? क्योंकि वहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और लोग कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है कांग्रेस का, लिटमस टेस्ट है कांग्रेस की लीडरशिप का, लिटमस टेस्ट है राहुल गांधी का। हालात क्या है जमीन पर? क्या एडवांटेज कांग्रेस है या फिर मोदी फिर खेल कर जाएंगे? देखिए दीपक जी, 2022 के समाप्ति के दौर में जब 22 समाप्त हो रहा था तो 3 चुनाव हुए। एक बीजेपी ले गई गुजरात, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ले गई और आम आदमी पार्टी दिल्ली ले गई। तो ये कंसोलेशन प्राइज तीनों को मिले। लेकिन कांग्रेस ने एक राज्य पाया, बीजेपी ने 2 जगह खोई है। आम आदमी पार्टी ने भी एक जगह पाई, बीजेपी मात्र गुजरात अपना रिटेन कर पाई है ज्यादा मार्जिन के साथ। तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या मोदी सिर्फ गुजरात में ही चलेंगे और बाकी जगह नहीं चलेंगे? मोदी का ब्रांड कहीं ना कहीं मार खा रहा है। ये हमने बंगाल, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा। खासकर जिस एरिया में मोदी जी बहुत रहे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने वहां अच्छी खासी सीट ले ली। और फिर हिमाचल प्रदेश में भी मोदी का ही नाम बेचा गया था और दिल्ली चुनाव में भी मोदी ही लगे थे। लेकिन इन 2 जगह नहीं रहे। यही कारण है कि कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो पहले दिन जो प्रस्ताव पारित हुआ, ये पारित हुआ कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए एक फेक न्यूज और एक फेक इंफॉर्मेशन विपक्ष चला रहा है और मोदी जी को अब इससे लड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की इमेज बचानी है।
क्योंकि मोदी जी ही बिक सकते हैं बीजेपी में, और कोई बिकने लायक है भी नहीं है, और सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ खास है ही नहीं। करप्शन। उसके बाद आता हूं गवर्नेंस में करप्शन। करप्शन की पीक पहुंच चुका है। मतलब इस गवर्नमेंट पे 40% की गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है, और यही ये क्या कारण है, है कि इस 40% क्या है? ये मिनिमम 40% तो ठेकेदारों से लिया ही जा रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जाता है तो उसमें 40% कट तो नेताओं का रहता है, भ्रष्टाचार का। तो जब 40% का भ्रष्टाचार होगा तो फिर वहां डिलीवरेंस क्या होगा? लेकिन एक ये चीज मैं आपसे बहुत नहीं, मैं एक चीज यहाँ पर ही पूछना चाहूँ। ये जो कमीशन बाजी आप कह रहे हैं, वो तो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ए की सरकार हो, बी की सरकार हो, सी की हो, बिना कमीशन के, बिना नेता की हथेली को रगड़े कौन ठेका मिल जाता है? तो क्या वहां एक कुछ ज्यादा हथेली को रगड़ना पड़ता है कर्नाटक में? एक करप्शन सब जगह है दीपक भाई। एक होता है नजराना, जब आप किसी को नजराना। टेंडर देते हो। नजराना, अशोक चक्रधर के कविता का मैं कुछ आप बता रहा हूं। हाँ, तो नजराना उन्होंने जी। कहा करप्शन कितने टाइप का होता है। तो एक नजराना होता है कि आप ठेकेदार को ठेका देते हो और वो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन कर देता है, वो या किसी को ऑब्लाइज कर देता है। एक होता है जबराना, कि आप घुटना रख के लेते हो और उसको मालूम है, इतना लेते हो आप उसको कि उसको पता है कि 40% लेगा तो फिर मैं बचे हुए 60% में 20% मैं भी खाऊंगा, तो फिर बचता 40% में वो डिलीवरी कैसा होगा? तो वहां डिलीवरेंस नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार है। अभी मेट्रो का पुल गिर गया था, वहां पे पुल गिर गया था, लोग मर गए, कुछ एक परिवार मर गया उसके नीचे। ये सारा काम जो है, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, माइनिंग हो, भयानक भ्रष्टाचार है। लोकल लेवल तक, जिला परिषद तक इतना क्या भ्रष्टाचार, ये जिला की बात लेवल सही तक। है भाऊ? क्या ये बात सही है कि वहां पर ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनके अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर हैं, अपने हेलीकॉप्टर से हाँ, चलते हैं? क्या ऐसी बात देखिए, सही है? और नहीं नहीं, उनके बिल्कुल बिल्कुल। बाथरूम में सोने मैं का जो है मैं टोटी जिसका लगी हुई है, जिक्र उनकी जिसका बाथरूम की जिक्र फिटिंग्स गोल्डन उसकी है, प्लेटेड है? जिस वे सही बातें जिसका हैं। जिसका जिक्र आप कर रहे हो, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, उस नेता पे भी आ रहा हूँ। क्योंकि अभी उस नेता भी एक, वो नेता भी एक प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए। तो ये एक दूसरा है। फिर अब बीजेपी के पास वहां हिंदू मुसलमान करने के सिवा कोई रहा नहीं। उन्होंने, देखिए, कर्नाटक ये हिंदू मुसलमान की साउथ की एक लेबोरेटरी भी है। जैसा गुजरात करना। ऊपर के उत्तर भारत की तरफ, यदि कर्नाटक हाँ, नीचे जैसे मानो तो उत्तर ऊपर प्रदेश की योगी तरफ, जी का है और योगी गुजरात जी है का है। पश्चिम में। गुजरात है पश्चिम में। तो वैसा इन्होंने कर्नाटक में, वो श्री राम सेना कर्नाटक की है। कई ऐसे आउटफिट आपको मिलेंगे जो बीजेपी या संघ प्रमोटेड है, और वो बिल्कुल एग्रेसिव है। जैसे हलाल का आपने देखा, हलाल के लिए तो प्राइवेट मेंबर भी डाल रहा है कि हलाल नहीं चलेगा, झटका ही मटन बिकेगा, क्योंकि हलाल मुसलमान खाते हैं। दूसरी ओर जो हिजाब है, ये इशू वहां निकला। मुसलमान ड्राइवर हो तो गाड़ी में नहीं बैठो, वो इशू वहां था। हिंदू मुसलमानों को हिंदुओं के मेले में वो नहीं दिया जाएगा, दुकानें नहीं दी जाएगी, ये मुसलमानों को परफॉर्म नहीं, मुसलमान आर्टिस्टों को मंदिरों में परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन हुआ क्या कि दो चार डिस्ट्रिक्ट है, जो शिमोगा के, चिकमंगलुर वगैरह, जो आसपास की दो तीन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा है। वहाँ कई हिंदू मारे गए, कई मुसलमान मारे गए। उन तीन चार जिले को छोड़ के बाकी पूरे कर्नाटक में हिंदू मुसलमान ये वोटर्स के गले नहीं उतर रहा है। इसके लिए उन्होंने अब उस पर थोड़ा बैकफुट किया। हालांकि अध्यक्ष ने अभी हाल ही में कहा अपने भाषण में एक, कि ये रोड नहीं बन रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, ये इशू छोड़ो, हमको फोकस करना है लव जिहाद पे, जी। क्योंकि हिंदू मुसलमान और आपको करना है करप्शन। वहां पे। हाँ, करप्शन है, हिंदू मुसलमान है, और इन तमाम चीजों से लोग नाराज है। येदुरप्पा बैकआउट हो गए, तो येदुरप्पा का एक वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। बोम्मई का अपना वोट बैंक है नहीं, ये ऊपर से टपकाए हुए वो जो हेली ट्रूप में जो पैराशूटर है। पैराट्रूपर्स है, पैराट्रूपर्स है। तो सवाल ये है, अब वहां पे संगठन चरमरा गया। ठीक है। अब दूसरी ओर एक और उनकी मुसीबत जनार्दन रेड्डी है, जो माइनिंग किंग कहा जाता था। वो माइनिंग किंग। रेड्डी भाई किंग कहा जाता, बेल्लारी के है वो। और कम से कम 15 से 16 सीटों पे उनका एक अपना वजूद है। वो बड़े औकात रखते हैं। ये आपको याद होगा, चिकमंगलुर से जब वो अपनी सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, और वहां पे उनके खिलाफ सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी थी। तो सुषमा स्वराज को पूरी तरह से ताकत देने वाले बेलारी। ये बेलारी से। बेलारी से, सॉरी, चिकमंगलुर से शायद चिकमंगलुर इंदिरा से गांधी लड़ी थी। इंदिरा गांधी लड़ी थी बेलारी से। तो उस बेलारी में
ये हालत हो गई थी कि सोनिया गांधी, जो सबसे सेफ सीट समझी जाती थी कांग्रेस के लिए बेल्लारी, वहां पे सोनिया गांधी मात्र 57,000 से वोट जीत पाई और 3-3.5 लाख से ज्यादा वोट सुषमा जी को मिले। सोनिया जी ने तो बेल्लारी जीतने के बाद बेल्लारी की तरफ देखा नहीं, लेकिन सुषमा जी लगातार जाती रही और ये रेड्डी ब्रदर्स सुषमा जी को अपनी माँ कहते थे। वो 10 सालों में इस रेड्डी ब्रदर्स ने भयानक पैसा कमाया। मतलब करीब करीब जो हेगड़े जी वहां जो थे लोक आयुक्त, तो उनके हिसाब से ये करीब करीब 30-40 हजार करोड़ का तो चूना उन्होंने सरकार को लगाया तीस माइनिंग में। चालीस हजार करोड़ 1000 करोड़ का, हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि उनके ऊपर सीबीआई की केस भी है, ये अरेस्ट भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। दूसरी ओर इनके ये बेसिकली ये परिवार आता तेलंगाना से है, मतलब वर्तमान में जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ये परिवार माइग्रेट हुआ। ये रेड्डी के पिताजी जो थे पुलिस में थे, हवलदार थे। ये वहां से आए, बैंगलोर आ गए, फिर बैंगलोर में सेटल हो गए और बेलारी में सेटल हो गए। अब हुआ ये कि इनके तेलंगाना में, मतलब आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे संबंध थे। तो वायएसआर रेड्डी जब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने दोनों राज्यों का, कि वो जो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो बॉर्डर है वो पूरा माइनिंग बेल्ट है, वहां इतना जबरदस्त माइनिंग किया इन्होंने और पैसा कमाया। तो ये जो सोने के नल वल वाली बात आप कहते हो, चॉपर वापर वाली, ये सब इन रेड्डी ब्रदर्स में। और ये रेड्डी ब्रदर्स बड़े फेमस थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। तो अब इन्होंने, रेड्डी ब्रदर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद वहां पे लॉन्च की है, बना। हाँ, कर्नाटक में। इसका तो मतलब भाव ये यदि बेल्लारी और उस एरिया में बीजेपी को झटका देंगे, तो मेरी बहुत बड़े सीनियर लीडर से बीजेपी की बात हुई थी अभी मेरे प्रवास के दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 15 से 20 सीटों में ये रेड्डी ब्रदर्स बीजेपी को डैमेज करेंगे। जिस राज्य में 2-2, 5-5 सीटों के अंतर से सरकार कांटे की टक्कर में आती है, वैसे में 15 से 20 सीटों का बहुत तकलीफ होगी। दूसरी बात जो उनको एक तकलीफ वाली मामली हो रही हो, वो ये बीआरएस, जो भारत राष्ट्रीय समिति, जो तेलंगाना के जो जी हाँ, छत्तीसगढ़, सॉरी, अपनी केसीआर की जो तेलंगाना की जो पार्टी है पार्टी है, तेलंगाना। हाँ, केसीआर की जो पार्टी है, उनने भी तय कर लिया कि बॉर्डर एरिया में वो उतरेंगे पूरे ताकत के साथ। तो केसीआर ने क्या किया, जो कल्याण कर्नाटका कहा जाता है, जो बीदर वगैरह ऊपर की साइड है, हालांकि वो कांग्रेस का बेल्ट है, लेकिन वहां केसीआर उतरने वाले हैं ताकत के साथ। केसीआर ने अपनी बॉर्डर एरिया के जो एमपी एमएलए और मंत्री है, उनको बोला कि अब तुम कर्नाटका के इस एरिया में, वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, वहां आप पूरी तरह से झोंक दो। लेकिन इतिहास बताता है कि बाय एंड लार्ज, जैसा महाराष्ट्र से शिवसेना से लेके एनसीपी तमाम लोग आए मराठी स्पीकिंग में, लेकिन वो वहां दम नहीं मार पाए। या कन्नड़ जो तमिल स्पीकिंग एरिया है कर्नाटक का, वहां पे भी वो आए तो दम नहीं मार पाए। तो जी कुल मिला के केसीआर भी कितना दम मार पाएगा ये पता नहीं है, लेकिन मतलब बीजेपी के लिए वो टेंशन है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए ये राज्य इतना इजी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है दोनों जगह की। हिंदू मुसलमान जो बाय एंड लार्ज पूरे बैंगलोर, पूरे कर्नाटक में नहीं जाता। आप बैंगलोर जी की बात करते हैं, बैंगलोर अर्बन ये हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और अभी भी गढ़ है। तो जी ऐसे में जो विधानसभा के सीटों में तो कांग्रेस ने वहां दबा के किया अच्छा काम। जी पिछली लोकसभा चुनाव में उनको इतनी सीटें इसलिए मिली कि नरेंद्र मोदी एक सामने कोई नेतृत्व सामने खड़ा नहीं था। जी इस बार राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक अपनी जगह पाई है। इस भारत जोड़ो यात्रा में, खासकर कर्नाटक में वो जब यात्रा गई, तो कर्नाटक में जिस हिसाब से अभूतपूर्व भूतो न भविष्यति उनको रिस्पांस मिला, उससे कर्नाटक का कैडर जो कांग्रेस का है वो अति उत्साहित हो गया है। उसको एक ठीक बूस्टर है डोज भाव। मिला। तो ये मैं एंटी जो विरोधी है बीजेपी के, उनके खिलाफ उनके पास बूस्टर डोज है, खोने को कुछ नहीं है। जी बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, इसलिए बीजेपी बहुत कॉशियस होकर वहां खेल रही है। इसलिए जी मुझे वो बीजेपी बहुत टाइट पोजीशन में दिखाई देती है। बात मैंने रख ली, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने कहा कि साहब बीजेपी की पोजीशन बड़ी टाइट है, राहुल गांधी के पास कुछ खोने को नहीं है, इसलिए अगर मई में 2-3 महीने के बाद जो चुनाव होंगे कर्नाटक में, अगर वहां पर कांग्रेस जीतती है तो एक बूस्टर डोज मिलेगा राहुल गांधी बिल्कुल, को। और अगर बिल्कुल। बीजेपी की हार अगर होती है वहां पर, तो ये 2024 का जो फाइनल है उसमें कहीं ना कहीं झटका। लेकिन मैं कर्नाटक से आपको मध्य प्रदेश ले जाना चाह रहा हूं, और मध्य प्रदेश में भाव जो स्थिति है, वहां पर जो मामा है अपने शिवराज सिंह चौहान, जिनको पत्रकार से लेकर और गांव के लोग मामा कहते हैं, मामा की हालत बहुत अच्छी नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। मामा से अमित शाह की नहीं बनती,
मामा से वहां के और तमाम नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे वहां के जो पावरफुल नेता हैं, उनसे नहीं बनती। मामा की बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं, उनसे नहीं बनती है। सवाल इस बात का है कि शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा क्या इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे या मध्य प्रदेश में बीजेपी हारने जा रही? मुझे 2-3 कारण बता दीजिए, मैं सीट वाइज, मुझे पता है कि आप अगर मध्य प्रदेश में बोलोगे रात भर बोलते रहोगे। देख मैं रहे एक मोटे मैं चाहता मोटे हूं कि मोटे आप मोटे 3-4 मोटे कारण बताओ। मोटे मोटे तौर पे मैं थोड़ा सा एक अपने व्यूवर्स को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, टोटल 29 सीट है मध्य प्रदेश में। बीजेपी के पास 28 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट है। वोट लोकसभा परसेंटेज में देखा जाए तो लोकसभा में 58% वोट बीजेपी के पास था और कांग्रेस का 34%। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली और बीजेपी को 109 सीटें मिली और बीजेपी अपोजिशन में थी। फिर बाद में ये सिंधिया जी का विद्रोह हुआ और बीजेपी सत्ता में आई। अब क्या हुआ, बीजेपी का पूरा सत्ता में लाने के बाद सिंधिया जी के पास भी पूरे लोग नहीं थे, तो बाकी लोग जो मैनेज किए गए वो मैनेज नरोत्तम मिश्रा जी ने किए थे। लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत की और जब सरकार में मुख्यमंत्री बनने का समय आया था तो एकाएक कोविड का ऐसा प्रकोप हुआ। तो एक ऐसा बार बार ऐसा संगठन की तरफ से ऐसा दबाव था कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उसका पूरी तरह से पकड़ हो प्रशासन पे। कोविड को और फिर संभाल ले जाए। मामा का, हाँ, तो मामा का भाग्योदय हुआ। अब उसके बाद क्या है, मामा आप बिल्कुल कह रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल नाराज है, लेकिन फिर चर्चा जोर पे ये भी है कि अमित शाह साल में एक बार जाते हैं और मामा के पास एक एटीएम है, वहां एक बड़े ठेकेदार है रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के, जिनके साथ बहुत चर्चा भी है कि मामा की पार्टनरशिप भी है, नहीं है ये लोग जाने। लेकिन वो वहां पे उस एटीएम कार्ड से बहुत सारा नोट उगल के चले जाते हैं, ये भी सुनाई दिया। लेकिन अभी क्या है वहां पे, बीजेपी में एक तो एंटी इनकम्बेंसी कंटिन्यूअस है, दूसरी बात वहां पे भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां सामने आती है, यदि आप मध्य प्रदेश के अखबार पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद वहां पे अंदरूनी गुटबाजी भयावह है, भयावह गुटबाजी है। एक मामा का अपना एक गुट है, नरोत्तम मिश्रा एक तरफ है, जो सिंधिया जो लोगों को लेके गए हैं, जो नई बीजेपी है, बीजेपी पब्लिक कांग्रेस, वो बीजेपी जो नई न्यू बीजेपी है, जी। नव बुद्ध जैसे नव बीजेपी वाले हैं, जो नव नए केसरिया है, ये अभी तक वहां जेल आउट नहीं हो रहे। और यही कारण है कि इनके आपस के झगड़े, जैसा यदि आप ग्वालियर साइड पे आ जाएंगे तो वहाँ तोमर साहब वहां के राजा थे पहले बीजेपी में, अब वहां एक शेयर होल्डर आ गया ज्योतिरादित्य। इन दोनों के मतलब झगड़े में, आप ये कहना दोनों चाह के रहे हैं झगड़े बहुत में ज्यादा 72 गुटबाजी साल है? बाद, 72 साल बाद कांग्रेस को मेयर मिला ग्वालियर में, आफ्टर 72 ईयर्स। क्यों मिला? क्योंकि इन दोनों के झगड़ों ने कांग्रेस का भला कर दिया। तो वहां गुटबाजी भयानक है। दूसरी बात, वहां भ्रष्टाचार चरम पे है। यदि कांग्रेस ठीक ठाक से खेल गई तो कांग्रेस की पार्टी तोड़कर सत्ता में आने का कहीं ना कहीं खामियाजा उनको खासतौर पर भुगतना पड़ेगा। अब जी। इस बार मालवा जो है, जो गढ़ माना जाता था बीजेपी का, और उसी मालवा में पिछली बार अच्छा खासा छेद कांग्रेस ने किया था। अब इस बार राहुल गांधी की जो यात्रा निकली वो खरगोन से होते हुए मालवा होते हुए वो राजस्थान गई, तो इस यात्रा का भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वोट जी। वहां का जो बूस्टर डोज जो मिला है वो, तो इसलिए बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जितनी बुरी स्थिति में कर्नाटक में है इतनी मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के हारने के चांसेस भी ज्यादा है, ज्यादा कांग्रेस है। के का ज्यादा है। क्योंकि भ्रष्टाचार है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, और ये नए जो कांग्रेस के लोग आ गए हैं बीजेपी में, इनको अभी बीजेपी ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। जो लोग आए हैं उनके यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने आप को बहुत सफोगेट महसूस कर रहे जी। हैं। ऐसे में यदि क्लियर कट मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस सीधी आमने सामने है, बीच में कोई नहीं। मैं आऊंगा भाऊ भाऊ भाऊ, मैं राजस्थान पे भी आऊंगा, छत्तीसगढ़ पे आऊंगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई। आज पंजाब में जब राहुल गांधी थे तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई वरुण गांधी जो हैं ये अगर आना चाहें तो क्या दरवाजे आपके खुले हुए हैं? क्या कांग्रेस के दरवाजे वरुण गांधी के लिए खुले हैं? अब वरुण गांधी संजय गांधी के बेटे हैं, राहुल गांधी से 10 साल छोटे हैं, सगे चचेरे भाई हैं। तो लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी अपने हाथ फैला देंगे और कहेंगे हाँ हाँ मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उन्होंने आज कहा कि नहीं नहीं, मैं तो गले तो लगा सकता हूं वरुण गांधी को, लेकिन वरुण गांधी आरएसएस के आदमी हैं, वो विचारधारा, इसलिए तो सवाल ही नहीं उठता, मैं उस विचारधारा को नहीं मानता। कहने का मतलब है कि इन दो भाइयों में जो दीवार थी
और पुराने झगड़े की दीवार थी। क्या आप कह सकते हैं कि दोनों की जो मदर्स हैं, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, इनके जो देवरानी जेठानी के झगड़े थे इंदिरा गांधी के समय के, वो आज भी मुझे लगता है कि वो जख्म कहीं ना कहीं हरे हैं, ऐसा दिखा मुझे। और ये भी लगता है कि ये जो दीवार है, ये चीन की दीवार से भी ज्यादा ऊंची है, टूटने वाली नहीं है। क्या वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा में जहां नफरत खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अपने भाई को, जहां तक घर वापसी की बात है, तो वो नफरत की दीवार टूटी नहीं है। क्या कारण है, संक्षेप में जाना चाहूंगा 2-4 मिनट में, फिर राजस्थान वो जाना है मुझे। देखिए, राहुल गांधी नफरत की दीवार नहीं खड़े कर रहे। राहुल गांधी का स्टैंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बारे में बड़ा क्लियर है। जी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कतई पसंद नहीं करते। उनको देश समाज तोड़ने वाली एसोसिएशन बोलते हैं। उनको लगता है ये संगठन समाज को तोड़ रहा है और मैं समाज को जोड़ रहा हूं। तो इस संगठन के साथ जो भी खड़ा है वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं आ सकता। सीधी सीधी बात है। याद कीजिए, वरुण गांधी संघ कार्यालय भी जाते थे। संघ के वो जो खास प्रोग्राम होता है दशहरे का, उसमें भी चीफ गेस्ट थे। उसके बाद याद कीजिए, वरुण गांधी के वो भाषण, मुसलमानों को काट के फेंक देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो जो इतने मोर देन लॉयल लॉयल मोर देन द किंग होता, तो वो जो जरूरत से ज्यादा ही संघी बन गए थे वहां जाने के बाद। इसके पहले जब उनकी माता को इंदिरा गांधी ने, मतलब उन्होंने घर छोड़ा था, तो इंदिरा गांधी को ललिता पवार जैसा एक सास जैसा एक लेबल किया गया। उसके बाद संजय विचार मंच की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा था। आप ये मत भूलिए दीपक जी, आज भी कांग्रेस में ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं जो संजय गांधी के साथ थे। मतलब कमलनाथ से लेके कई लोग ऐसे हैं। कमलनाथ ने जब शपथ ली भोपाल में, तो बाकायदा संजय गांधी का एक बड़ा कटआउट भी लगाया गया था। संजय गांधी से आज भी वो प्यार करते हैं और संजय गांधी के प्रति आज भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं कमलनाथ। तो कल यदि वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं, तो क्या एक नया गुट तैयार नहीं होगा, नया पावर सेंटर नहीं तैयार होगा? राहुल गांधी अपने बहन को ही ला के अभी फंसे हुए हैं। वही एक पावर सेंटर खड़ा हो गया है, और एक वो पावर सेंटर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े के लिए बड़ा एक कारण बन रहा है। ऐसे में एक पावर सेंटर क्यों खड़ा करेंगे? हाँ, मीडिया के कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कोई भी आदमी इतना बड़ा दिल नहीं दिखाएगा कि जिसकी खुद की जगह पे तकलीफ होगी। राजनीति है, राजनीति में सबसे पहले लोग अपनी कुर्सी संभालते हैं, अपने कुर्सी के दावेदारों को दूर दूर तक दूर करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या गडकरी को मंत्रालय लेना, कई लोगों को हाशिए पे डालना, राजनाथ जी को हाशिए पे डालना, ये इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी रूप में नंबर 2 पोजीशन वाला आदमी कम से कम 25 नंबर पीछे हो, तब जाके मैं आश्वस्त हूँ। चलिए, ये मैं हर समझ गया, मैं राजनीतिक दल, समझ गया ये कि हर राजनीतिक दल में है। ये दो महिलाओं की पुरानी महिलाओं लड़ाई की है, नहीं, ये फिर दो महिलाओं भाइयों की की लड़ाई है, ये कांग्रेस सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की सत्ता लड़ाई है। सत्ता में बने रहने का स्ट्रगल है। जी सत्ता में बने रहने का स्ट्रगल है और कुछ नहीं। जी जी। मैं राजस्थान की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा बताया कि ये एक सत्ता में रहने का स्ट्रगल है, और शायद इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा, भले ही वो आप कह लें कि नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान है, लेकिन इस दुकान का शटर उठाने के लिए राहुल गांधी कई बार सोच रहे हैं कि मैं अपने भाई के लिए शटर उठाऊं कि शटर बंद करूं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान पे। राजस्थान जो हम देखते हैं, उसमें इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, और इतनी मजबूत सरकार है जिसको अमित शाह ने और मोदी ने तोड़ने के बहुत प्रयास किए। कई स्टिंग ऑपरेशन कराए गए, पैसा दिया गया, रिकॉर्डिंग्स आई, विधायकों को किसी होटल में रखा गया, सचिन पायलट को तोड़ा गया, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अशोक गहलोत को तोड़ नहीं पाए, कांग्रेस की सरकार गिरा नहीं पाए। अमित शाह हो चाहे मोदी की बाकी जो सिपा सलार हो। आपको क्या लगता है कि इस वक्त राजस्थान में भी गुटबंदी बहुत है? हम देखते हैं कि बीजेपी में एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, कई लोग हैं, बहुत से लोगों के पीछे अमित शाह का हाथ है, किसी के पीछे मोदी जी का हाथ है, किसी के पीछे आरएसएस का हाथ है। लेकिन एक चीज तय है कि जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह और मोदी, ये वसुंधरा राजे को नहीं चाहते। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो गुटबाजी है बहुत भीतर तक है, उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है राजस्थान में? बिल्कुल संक्षेप मिल आंसर सकता है। चाहता हूं। नहीं, देखिए, गुटबाजी दोनों तरफ है। कांग्रेस में भी भयानक गुटबाजी है, और कांग्रेस में राहुल गांधी आते से सब एक हो जाते हैं, और राहुल गांधी जाने के बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरते हैं। अभी हाल ही में सचिन पायलट की रैली में सीधा सीधा हमला हुआ था अशोक गहलोत पे। लेकिन अशोक गहलोत ये बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन। अशोक गहलोत की सरकार बच पाई क्योंकि वो अशोक गहलोत थे। उधर कमलनाथ की सरकार गई क्योंकि कमलनाथ की मूर्खता थी अपनी सरकार गंवाना।
वो सरकार बच सकती थी। उन्होंने सरकार गंवाई। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस वालों ने गंवाई। ये उनके अंदरूनी झगड़े की वजह से लोग टूट के गए। लेकिन राजस्थान में उन्होंने किसी भी हालत में, जो विरोधी गुट था अशोक गहलोत के, वही टूट के जा रहा था और तो कोई समर्थन दे नहीं रहा था। लेकिन राजस्थान में यदि बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो उन्हें किसी भी हालत में वसुंधरा के सामने रखना होगा। वसुंधरा मरे हुए हालत में भी 30 से 35-40 सीटों पे अपना कब्जा रखती है। कल वसुंधरा ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की, यदि इंडिपेंडेंट भी लड़वाए अपने लोगों को, तो 30 लोगों को चुनाव जितवा के लाने की उसकी हैसियत है और ये बार बार, एक बार नहीं कई बार दिखाती है। दूसरी बात, बाकी जैसे नेता है, चाहे अखिलेश हो, चाहे बाकी लोग जो कांग्रेस में भी मिलेंगे, अब सत्ता खत्म हो गई तो अपने घर बैठते हैं। वसुंधरा पिछले, आपने देखा होगा, 4 साल से लगातार रास्ते पे है। वसुंधरा मंदिर मंदिर जाती है, लोग बोलते शक्ति प्रदर्शन, वो कहती है भक्ति प्रदर्शन। वसुंधरा को ये पता है जब तक जनता मेरे साथ है तब तक दिल्ली के ये गुजराती मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपना सिक्का ऊपर उछाल के बैठी हुई है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, पुनिया को लाए, कभी माथुर को लाए, कभी शेखावत को लाए और राठौड़ को लाए, कई लोगों को वसुंधरा के सामने लाए, लेकिन ये सब छोटे प्यादे पिग्मीज साबित हुए, कोई वसुंधरा की टक्कर दे नहीं पाए। अब बीजेपी को यह तय करना है कि वसुंधरा का नाम यदि वो अनाउंस करते हैं कि वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगला मुख्यमंत्री वसुंधरा होगा, तो बीजेपी वहां आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। और वो बीजेपी आने में अशोक गहलोत को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अशोक गहलोत के और वसुंधरा जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन यदि कल कोई दूसरा नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट होता या नाम ही नहीं होता, तो फिर वसुंधरा कम से कम 30 से 40 सीटों पे ऐसा खेल कर देगी जहां वसुंधरा के हाथ में ताकत होगी। वो इंडिपेंडेंट वो होंगे जो वसुंधरा कहेगी, और ये राजस्थान की राजनीति में लगातार भैरव सिंह आपको शेखावत से लगता है लेकर आज तक टफ फाइट होता आ है रहा है। राजस्थान में? टफ फाइट है, तलवारें खींची हुई भया हैं। भया भयानक टफ फाइट है, नेक टू नेक चल रहा है। और जी। नेक टू नेक में वर्तमान में मैं बीजेपी को क्यों कह रहा हूं बैकफुट पे है, बीजेपी कमजोर क्यों है, ये कह रहा हूं मैं। जब मैं कह रहा हूं कि नेक टू नेक है तो फिर बीजेपी कमजोर कैसी, सवाल ये भी उठ सकता है। बीजेपी कमजोर ऐसी इसलिए है कि बीजेपी विथ वसुंधरा इज नेक टू नेक, बीजेपी माइनस वसुंधरा इज इज ऑन बैक फुट। अ वेरी पुअर शो बाय बीजेपी। तो जी। वसुंधरा को आप कितना हैंडल करते हो वो है। अच्छा, वसुंधरा के तेवर कम नहीं हुए, वसुंधरा के तेवर अपनी जगह पे बने हुए हैं, क्योंकि जी। वसुंधरा अपनी औकात भी जानती है और वसुंधरा अपनी पकड़ भी जानती है जनता पे। इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जो वसुंधरा के 20% भी पकड़ जनता पे रखता हो। जी। यही कारण है कि बीजेपी वहां बार बार परेशानी में खेल रही है। बीजेपी कई बार वो जाके कह देते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को डर है मेरा चेहरा हो गया और हिमाचल हो गया तो फिर क्या होगा। चेहरा तो हिमाचल में प्रधानमंत्री जी का ही था, लेकिन निपट गए। फोटो तो प्रधानमंत्री का ही था दिल्ली में, निपट गए। जी। मैं छत्तीसगढ़ बचा है और तेलंगाना बचा है, लेकिन जो कर्नाटक पे आपने बताया, जो मध्य प्रदेश में आपने बातचीत करी, जो राजस्थान में बातचीत, उसका लब्बो-लुआब ये है कि बड़ी मुश्किल फाइट है, बड़ी कांटे का टक्कर है इस बार। और हो सकता है कि कहीं बीजेपी जीते, कहीं कांग्रेस जीते, मतलब एक कशमकश तो दिखती है बहुत साफ तौर पे। छत्तीसगढ़ में जाना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ का भी बड़ा सघन दौरा किया है और आप पूरी लिस्ट लेके बैठे होंगे। छत्तीसगढ़ में स्किप कर रहा हूँ, इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाऊ का फाइनल कमेंट जानना चाह रहा हूँ। समय बोल रहा है, फाइनल कमेंट ये है कि भाऊ, ये जो 2023 की यात्रा है, क्या मोदी के लिए आपको इसमें रास्ते में कांटे दिख रहे हैं, गुलाब के फूल दिख रहे हैं, आपको गेंदे के फूल दिख रहे हैं, या बैरियर दिख रहा है, या लग रहा है कि भाई ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, पुल कच्चा है? ये कैसा रास्ता आपको मोदी जी के लिए दिख रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपने बता तो देखिए दिया, कर्नाटक भी बता दी कहानी, मध्य प्रदेश भी बता दी, सब बता दी। ये जो देखिए फाइनल का जो सुपर फाइनल है, कांटे सुपर हैं या फाइनल में फूल हैं? बता रहा हूँ। 10 राज्य तो हम बता रहे हैं, 10 राज्य है, लेकिन इस 10 राज्यों में 4 राज्य तो ऐसे हैं कि जिनकी कोई मतलब 5-6 सीटें हैं लोकसभा की, कोई औकात मतलब इसी उसका इनसिग्निफिकेंट मतलब है। नहीं कोई। लेकिन हाँ, तो टोटल यदि मैं जम्मू कश्मीर को भी पकड़ू, उनकी भी 6 सीटें पकड़ू, तो 112 सीटों पे खेल होना है। लोकसभा की 112 सीटें उतरती हैं 10 राज्यों में। 112 में से वर्तमान बीजेपी के पास 100 है। इसमें बीजेपी को 40 का 100 भी है। गड्ढा हो गया। 100 है, 100, 100, 12 बाकी लोगों जी। के पास है। यदि इसमें 40 का भी गड्ढा होता है, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं, बहुत कंजर्वेटिव जा रहा हूं, बीजेपी का फेवर करते हुए जा रहा हूं। यदि इसमें 40 सीटों का गड्ढा होता है तो सीटें आएगी कहां से? इस सवाल का जवाब यदि आप ढूंढोगे तो आपको पता पड़ेगा कि बीजेपी जो
बीजेपी के अंदरूनी सर्वे जो बताते हैं कि 220, 230, 240 तक ऑस्किलेट हो रही है बीजेपी, ये इसी वजह से हो रही है। और 230 पर फिर मोदी जी का क्या होगा? वो तो हमने पिछली बार भी तय किया था, फिर मोदी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई और होगा। मतलब कुल आप कह सकते हैं कि 2023 बहुत डिसाइसिव फिर होने वाला है फिर और संघ कांटे का फिर सफर है संघ ये। फिर संघ सिंह संघ कहेगा कि लक्ष्य की ओर रथ जा रहा था, घोड़ा थक गया, तो घोड़ा बदल दिया। घोड़ा बदल दिया, हाँ, मतलब मोदी जी बदले भी जा सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये आपने देखा। बट एक राजनीति चीज तो असम आप मानेंगे कि ये 2023 का जो ये यात्रा है, चुनावी यात्रा, और बहुत हर कठिन, दौर बहुत पर कठिन, जो काटे। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है दीपक भाई। 112 में से 12 सीटें यदि कांग्रेस के पास है, उसमें से भी एक दो इधर हो गए तो 8-9 सीटें कांग्रेस के पास है लोकसभा की। 9 की 25 भी होगी तो कांग्रेस को जीतना ही जीतना, कांग्रेस को पाना है। कर्नाटक में यदि आती है कांग्रेस, देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट हो रही है, राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में टक्कर है, और कर्नाटक में कांग्रेस के पास एज है। जी, मतलब कुल बीजेपी मिलाकर को हम ये 10 की 10 चुनाव जीतने होंगे, जी 10 के 10 चुनाव जीतने होंगे, तब जाके 112 में से वो 100 सीटों का सपना देख सकते हैं। अच्छा, और यदि चलते चलते बीजेपी सीटें नहीं हारती तो चलते फिर चलते ये तो बता 40 दीजिए, सीटों का गड्ढा है। चलते चलते ये तो बता दीजिए कि साहब इतना नाराज थे नड्डा से मोदी जी, उनको कई महफिलों में मोदी जी ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया सबके सामने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हिमाचल में आपने क्या कर दिया। लेकिन मैं देखता हूं कि बाद में जिस आदमी की मोदी जी आलोचना कर रहे थे, जिससे वो नाराज थे कि भाई आप, नड्डा जी ने दिल्ली भी हरवा दिया, हिमाचल भी हरवा दिया, ऐसे आदमी को फिर उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, एक्सटेंशन दे दिया। क्या कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के विकल्प पास, या सिर्फ विकल्प चापलूसी चाहिए? नहीं नहीं, देखिए नड्डा जी को मोदी ने कितना भी बुरा बुला कहा, लेकिन नड्डा जी ने उसको आशीर्वाद माना, नड्डा जी ने उसको प्रसाद माना। क्योंकि प्रसाद। अब हाँ, प्रसाद माना। आत्मसम्मान कहाँ रहा अब राजनीति में? सत्ता में रहना है तो आत्मसम्मान सबसे पहले बेचना पड़ता है। सीआर पाटिल का प्रयास हुआ, सीआर पाटिल को बनाने का, संघ ने उसको गन डाउन किया। संघ ने फिर कुछ ऐसे भी नाम चलाए कि जो बीजेपी के मोदी के लिए बहुत राजनाथ का भी अनकंफर्टेबल नाम हो चला। सकते थे। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। ऐसे में उनको फिर एक रबर स्टैम्प चाहिए कि चाहे वो लताड़े, धुतकारे, भगा दे, फिर भी वो आपके चरणों में पड़ा रहे। ऐसा एक, मैं आप सभी राजनीतिक दलों में ऐसा ही हो रहा है, कांग्रेस में भी ऐसा ही है, बीजेपी में भी भाऊ, ऐसा ही है। सब जगह पे आपको तथाकथित अध्यक्ष वो मिलेंगे जो रबर स्टैम्प है। वो भले ही बोले कि हमने अभी मोदी जी के बारे में, मतलब अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया बात कही अभी, उनको कहा कि भाई टोटल 226 से ऐसे कुछ चुनाव हुए हैं अभी, टोटल जो चुनाव हुए हैं वो इस साल, मतलब इनके नेतृत्व में, तुम्हारे नड्डा जी के। हाँ, 73 चुनाव, 120 में से 73 चुनाव जो है वो नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी जीती है, जी नड्डा जी के नेतृत्व में। इसलिए नड्डा जी को रिपीट करना है। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो वो नड्डा जी से लेकर सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि जो चुनाव हम जीते हैं ये सिर्फ मोदी जी की वजह से जीते हैं। लेकिन उनको सेकंड फिर से एक टर्म देना था, जी तो उन्होंने कहा कि इतने चुनाव जीते हैं और इसके ऊपर जो अब चुनाव आए हैं, मतलब 77 चुनाव जो है जी 120 में से, वो नड्डा जी के नेतृत्व में जीते गए हैं। इसलिए भाऊ, उनको आप रिपीट आए, किया जाता है। इस प्रोग्राम में आए और बड़ी रोशनी डाली, बड़ी हिम्मत से आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि राजनीति में हिंदुस्तान की जो इस दौर की जो सियासत है उसमें आत्मसम्मान, आत्मसम्मान यानी खुद की जो इज्जत है, आबरू है, इसकी अब कोई जगह नहीं रही। अगर कोई डांटता है तो छोटा नेता कहता है ये उसके लिए प्रसाद है, इसके लिए प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला है। ये राजनीति यहाँ पर उतर चली आई है, और ऐसे में हमें देखना होगा कि 2023 का जो भाव बता रहे हैं बहुत मुश्किल सफर है बीजेपी के लिए। 10 राज्यों के चुनाव हैं अगर कश्मीर में हो जाते हैं, और इस मुश्किल सफर में, इस कांटों के सफर से मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे निकलती है, पुल पार करती है और 2024 के फाइनल तक पहुंचती है, क्या फाइनल जीतेगी, इस पर फिर हम अगली बार बात करेंगे। भाऊ, आप आए, रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।